हेलो एवरीवन। अभी तक हमने अपने केटीजी में जहाँ तक भी देखा, प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे, फिर उसके बाद डाल्टन्स लॉ के लिए देखा, ग्राहम डिफ्यूजन लॉ भी देखा। ठीक है, यहाँ तक तो बढ़िया था, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक अभी हमने नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस भी देखे। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अपने कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम, और कुछ उसके बाद कैसा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेट भी देखेंगे कि एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी किस तरह से मेरे पास रिलेट होता है पर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के लिए। इस सब चीजें एक साथ देखते हुए हम आगे चलेंगे, ताकि हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में हम एक और बेस्ट ऑफ वे में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सके। ठीक है, चलो, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो इस क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। मतलब अभी कुल मिला के, अभी जैसे अगर हम थर्ड या फोर्थ लेक्चर में आसपास पहुंच रहे हैं, तो अभी ऐसे ही मान के चलो, अभी 3-4 लेक्चर और लगेंगे चैप्टर कंप्लीट होने में। ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारे आगे के चैप्टर्स पे और अच्छे से यूज हो सके। उस तरह का ये फॉर्मेट क्रिएट करता है। ठीक है, देखो, चलो, तो जहाँ पर हम इसका एक सॉल्यूशन के फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पे ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, वी हैव ए 0.5 ग्राम, वी हैव ए 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इन ए क्यूबिक चेम्बर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर केप्ट एट एनटीपी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात कर रहा है, कि मतलब अपने पास 0.5 ग्राम ऑफ किसका हाइड्रोजन गैस के है। ठीक है, जो एक क्यूबिक चेम्बर में बंद है, जिसके साइड्स की वैल्यू कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर है, एक नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर का होगा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, द गैस इन द चेम्बर इज कंप्रेस्ड कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट टिल ए फाइनल प्रेशर ऑफ 100 एटीएम। मतलब क्या बोल रहा है कि अब गैस चेम्बर को क्या किया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है, और तब तक जबकि उसके, और वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, जब तक कि सॉरी, जब तक कि चेम्बर के अंदर का प्रेशर कितना ना हो जाए, 100 एटीएम ना हो जाए। Is one justify in assuming the ideal gas law? In the final state, hydrogen molecules can be considered as a sphere of radius 1 strong. मतलब ये लास्ट पे ये पूछ रहा है कि मेरे पास क्या ये आइडियल गैस इक्वेशन को जस्टिफाई करेगा फाइनल स्टेट पे या नहीं करेगा, बस ये बताना है। ठीक है, जहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो रेडियस कंसीडर करना है, वो एक स्पेयर के फॉर्मेट में कंसीडर करना है, और उसका रेडियस 1 स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, चलो, तो देखना स्टार्ट करते हैं भाई, सिंपल सी चीजें हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। तो देखो, अगर जैसे ये बोल रहा है, तो पहले हम ये कंसीडर करते हैं कि नॉर्मल कंडीशंस पे उसका कंप्लीट वॉल्यूम कितना होगा। क्योंकि देखो, अगर एक वॉल्यूम है, एक एटम को अगर कंसीडर कर रहे हैं गैस के एक चेम्बर को, कि हर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का एक कुछ रेडियस है, तो वो बन के एक फॉर्मेट ऑफ बनाया, तो एकदम डेंसिटी जब उसका कंप्रेस हो जाएगा, तो वो अपने उस डेंसिटी को तो नहीं छोड़ पाएगा ना, एकदम सॉलिड के फॉर्मेट से, उससे तो कम नहीं हो सकता। तो देखते हैं कितना है। मेरे पास ये कह रहा है कि 0.5 ग्राम हो। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि मेरे पास कैसा मतलब हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल्स का रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का मेरे पास क्या वॉल्यूम कितना होगा, एक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन molecules, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितने हैं हमारे पास, कितना एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये कितना है, V है। तो हर एक एक स्पेरिकल के फॉर्मेट में, तो एक का वॉल्यूम कितना होगा हमारे पास, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब लिख लेते हैं। जहां पर से हमारे पास क्वेश्चन पे जो मेंशन हुआ है, उसका हम कंप्लीटली यूज करते हैं, जहां पे हमारे पास उसके रेडियस की वैल्यू कितना गिवन है, 1 एंगस्ट्रॉम गिवन है। मतलब 1 × 10⁻⁻10। ठीक, और उसके बाद कितना हुआ, पावर में कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसे जब मैं सॉल्व करूंगा, तो अप्रोक्सीमेटली ये मुझे कितना कितना देखने को मिलेगा। देखो, ये पाई और ये 3.14 को मैं कैंसिल करके लगभग लगभग 1 एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक,
तो अप्रोक्सीमेटली जो मुझे देखने को मिलेगा वो 4 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। इसमें अगर तुम 3.14 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग चलेगा, तो वो एकदम छोटी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर देने से वो लगभग लगभग नेग्लेक्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे जो एक मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम आया वो 4 × 10⁻⁻³ मीटर आया। ठीक है, अब इसके बाद ये तो एक मॉलिक्यूल्स का, और जबकि वहां पे मास कितना गिवन है, 0.5 ग्राम। कितना है, 0.5 ग्राम है। तो कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या कितने नंबर्स ऑफ मोल होंगे ये तो पहले पता चले। मोल को एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ मिलेगा, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ क्या मिल जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के मिल जाएंगे। ये तो एक मॉलिक्यूल्स का, और अपने पास 0.5 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स है ये तो फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो, अगर मेरे पास नंबर ऑफ पहले मोल्स मिल जाए तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितना होगा, स्मॉल n की वैल्यू। तो हमारे पास जो उसका मास है तो ये कितना है मेरे पास 0.5, मतलब इसे क्या कहेंगे, मास ऑफ गैस। कितना लिखते हैं, मास ऑफ, मैं एक फॉर्मूले के फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंट करते चलूं, तो मास ऑफ गैस अपॉन, क्या लिखते हो इसे, मोलिकुलर मास। क्या कहते हो, मोलिकुलर मास। मास ऑफ गैस अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ गैस आपको नंबर ऑफ मोल देता है। मोलिकुलर मास ऑफ गैस, मोलिकुलर मास ऑफ गैस, ये आपके पास क्या गिवन करके देगा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन करके देता है। ठीक है, तो मैं इसे एक ब्रैकेट पे अच्छे से लिख देता हूँ बॉक्स के अंदर। ठीक, तो आपको ये ताकि याद रहे, हाईलाइटेड सा दिखे। तो यहाँ पे n की वैल्यू पे मास ऑफ गैस कितना गिवन है, 0.5, और यहाँ पे आपके पास मोलिक्यूल्स मास ऑफ, मेरे पास हाइड्रोजन कितना होगा, मतलब अगर एटम बोला है तो एक सिंगल की बात हो रहा है, मोलिक्यूल्स बोल रहा है तो मिनिमम दो तो होना है मतलब दो होना है मॉलिक्यूल्स में। तो हाइड्रोजन के लिए दो के लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जो मोल्स आएंगे वो कितने आएंगे, 0.25 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 0.25 हो गया, तो इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं हम तो देखते हैं आगे क्या होगा हमारे पास। देखो, तो ये मेरे पास हो जाएगा मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर से हमें मिल जाएगा मॉलिक्यूल्स ओ, हाइड्रोजन के कितने होंगे, H2 की वैल्यू कितने होंगे, एक मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, तो इससे जितने सारे मॉलिक्यूल्स है उतने नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 0.5 ग्राम का। ठीक है, तो अभी तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास मिल गए, तो क्या करना है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स को एवोगेड्रो नंबर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो मॉलिक्यूल्स का मेरे पास मिल जाएगा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर से स्मॉल n की वैल्यू 0.25 और एवोगेड्रो नंबर की वैल्यू जो होगी वो 6.023 इंटू 10⁻⁴ कितना होता है, 23 होता है। ठीक, जब इससे मैं क्या करूंगा कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट मैं लिखूंगा कि कितने सारे वॉल्यूम होंगे मेरे पास, तो यहाँ पर देख लो, तो वॉल्यूम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम जो हमारे पास देखने को मिलेगा वो कितना हो जाएगा, V इंटू स्मॉल n इंटू कैपिटल एन ए लिख सकते हो, जिसकी वैल्यू आप लिखोगे 4 × 10⁻⁻30 इंटू 0.25 इंटू 6.023 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो देखो ये लगभग लगभग 1 दिखने लगेगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 6 पॉइंट, और ये इंटू कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, ये मेरे पास माइनस का 7 मीटर क्यूब हो जाएगा। ये टोटल वॉल्यूम इतना दिखेगा। ठीक है, अब टोटल वॉल्यूम इतना तो हमें दिख गया। उसके बाद अब ये तो एक फॉर्मेट में, और उसी में क्या बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर के अंदर चेम्बर पे रखा गया और उसको इस तरह से, मतलब 1 NTP पे, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर 1 ATM पे ऐसा रखा गया और उसको कंप्रेस करके कहाँ तक पहुंचाया गया है, 100 ATM तक पहुंचाया गया। ठीक, तब की कंडीशन पे और कांस्टेंट टेम्परेचर,
तब की कंडीशन पे मेरे पास वहां पे कितना वॉल्यूम होगा ये देख ले। अगर दोनों इक्वल है तो आइडियल गैस इक्वेशन जस्टिफाई हो रहा है, अदरवाइज नहीं जस्टिफाई हो रहा है। ठीक। तो अब चलो सेकेंड कंडीशन पे देखते हैं इसी के बाद। अब जैसे हम अपने सेकेंड कंडीशन पे चलते हैं जो क्वेश्चन पे हमारे पास गिवन था। ठीक। मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन कंडीशन में गिवन है टी कैसा रखना है मुझे, कांस्टेंट रखना है। ठीक। और इनिशियल वॉल्यूम कितना है मेरे पास 3 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। तो मतलब ये हो जाएगा 3 3 जाओ 9 और 9 3 जाओ कितना हो जाएगा 27। 27 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसको भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब हो जाएगा। ये इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक। और इनिशियल टाइम पे जो प्रेशर भी आपको देखने को मिलेगा वो 1 atm के इक्वल है। एनटीपी लिखा हुआ है तो मतलब किसकी बात कर रहा है 1 atm की बात कर रहा है। तो अगर आप यही चीज देखो तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन आप ये जानते हो कि पीवी की वैल्यू है nRT। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, ये गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रहेगा। तो आप सिंपल से समझो कि P इनिशियल की वैल्यू इंटू V इनिशियल की वैल्यू P फाइनल इंटू V फाइनल के कैसा होगा इक्वल। जहां पे मेरे पास V फाइनल की वैल्यू जो देखने को मिलेगी वो P इनिशियल इंटू कितना हो जाएगा मुझे यहाँ पर P इनिशियल अपॉन कौन सा हो जाएगा P फाइनल, और ये यहाँ पर से ये P इनिशियल अपॉन P फाइनल और ये कौन सा हो जाएगा V इनिशियल हो जाएगा। जहां पर से आप इसे इस तरह से कुछ लिख सकते हैं कि V फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1 गिवन है और P फाइनल की वैल्यू 100 atm गिवन ही है क्वेश्चन पे। सॉरी, V इनिशियल की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास 27 × 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। ठीक। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कितना हो जाएगा, सही लिखा हूं ना, सही लिखा हूं। तो आपके पास ये हो जाएगा 27 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं कि 2.7 × 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। तो जब आप इसे कंपेयर करेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन से मेरे पास जो वॉल्यूम थी वो 2.7 × 10⁻⁻7 केवी हो रहा है मीटर क्यूब हो रहा है, और एक जैसा फॉर्मेट है उस गैस का एक्चुअल में मास जो है उसकी न्यूक्लियस की साइज को अगर मैं कंपेयर भी करना स्टार्ट करूं तो जो उसकी वॉल्यूम आ रही है कंजप्शन वो 6.023 × 10⁻⁻7 मीटर क्यूब आ रही है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास ये वैल्यू ज्यादा होगी या वो वैल्यू ज्यादा होगी। एक्चुअल में Vm की वैल्यू V फाइनल के कंपेयर से कैसी होगी, ज्यादा होगी। और अगर ज्यादा होगी तो ये आइडियल गैस इक्वेशंस मेरे पास कैसा जस्टिफाई नहीं कर रहा कि मतलब यहाँ से वॉल्यूम जब निकल के वापस में फाइनली पहुंचना था तो वो 6.7 इंटू कितना 6.02 या जो भी समथिंग था इंटू 10⁻⁻7 तक ही पहुंचना था, ये उससे भी कम हो गया। ठीक। तो मेरे पास कैसा है, ये कैसा मोलिकुलर वॉल्यूम तो इसका चेंज हो रहा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स मेरे पास एक रोल प्ले करेगा, लेकिन कैसा मेरे पास गैस कैसा होगा विल डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द गैस deviated the gas deviated from from ideal gas from ideal gas behavior। कैसा आइडियल गैस बिहेवियर, द गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर मतलब ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इक्वेशन ठीक। आगे बढ़े। चलो
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलो, अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, ए वेसल ऑफ वॉल्यूम 2 × 10⁻⁻² contain a mixture of hydrogen and helium at 47 degrees centigrade temperature and 4.15 into 10 the power of 5 Newton per meter square pressure. The mass of the mixture is 10 the power of -2 kg. Calculate the mass of hydrogen and helium in the given mixture. तो क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि एक वेसल है, कंटेनर, जिसका वॉल्यूम हमारे पास गिवन है कितना, 2 × 10⁻⁻² मीटर क्यूब, जो एक मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम को कंटेन करता है 47 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे, और जहाँ पे उसका प्रेशर कितना है 4.15 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक। द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, सॉरी, द मास ऑफ द मिक्सचर गिवन है कि 10⁻⁻² kg है। तो मुझे ये क्वेश्चन पे पूछ लिया है कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम ऑफ द गैसेस कितना होगा। ठीक। चलो, तो देखो, जब इसमें सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट रख के, मतलब वॉल्यूम उसका मेंशन कर दिया है कि इनिशियली वो वॉल्यूम जो है वो 2 × 10⁻⁻² मीटर क्यूब है। ठीक है। अब मिक्सचर है किसका, हाइड्रोजन और हीलियम का। 47 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो टेम्परेचर भी हमारे पास कैसा करके रखा है, मेंशन करके रखा है कि चलो टेम्परेचर की वैल्यू कितना रख दिया है, 47 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो एसआई यूनिट में रहेगा, तो 273 को आप 47 डिग्री सेंटीग्रेड से ऐड कर दीजिए, तो आपके पास एक केल्विन में आ जाएगा। तो मतलब ये 7 और 3 कितना हो गया, 10, और 4 11, और एक 12 1 2, और एंड कितना हो जाएगा, 320 केल्विन हो जाएगा। ठीक है। ये टेम्परेचर हो गया। अब कैसा है मेरे पास एंड, यहाँ पर प्रेशर मेंशन है हमारे पास कितना, 4.15 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक्चुअल में जो प्रेशर है, ये टोटल प्रेशर है, जो P1 और P2 दोनों गैस के इंडिविजुअल के कारण जो प्रेशर है। ठीक है। तो जब हम लोग ये चीज पढ़ रहे थे, ग्राहम का, सॉरी, डाल्टन का कौन सा लॉ, पार्शियल प्रेशर के लिए, तो हमें ये मालूम है कि इंडिविजुअल के थ्रू जो प्रेशर अप्लाइड होगा, उसका जो समेशन होगा वो टोटल प्रेशर के इक्वल हमेशा होगा। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं तो हमें कौन सी तकलीफ है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर से अगर P1 की बात की जाए, तो P1 और P2 का जो समेशन है वो हमारे पास कितना क्वेश्चन पे मेंशन है यहाँ पे, तो ये P1 प्लस ओ कौन सा हुआ, P2, जिसके प्रेशर की वैल्यू कितना है मेरे पास, 4.15 इंटू 10⁻⁵ कौन सा है, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही है, ये P1 और P2 की वैल्यू है। ये P1 और P2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है कि 4.15 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक। टेम्परेचर गिवन है, वॉल्यूम हमारे पास क्वेश्चन पे गिवन ही कर दिया है ना, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल मास देखो, मास ऑफ मिक्सचर गिवन है कि M1 प्लस M2 की जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, हमारे पास 10⁻⁻² kg गिवन है। ठीक है। इस तरह से हमारे पास सारी वैल्यू गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। एक इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं और एक को इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। ठीक। यहाँ तक हमें कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं थी। अब देख, जहाँ पर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें आइडियल गैस इक्वेशन मालूम है, जो कि हमारे पास टोटल प्रेशर इज इक्वल टू इंटू, सॉरी, टोटल प्रेशर इंटू वॉल्यूम का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो N इंटू आर टी के इक्वल होता है। यही चीज होता है। देख लो, अगर ये चीज होता है तो प्रेशर मुझे टोटल मालूम है कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, पी के इक्वल होगी, 4.15 के इक्वल। ठीक। वॉल्यूम भी लगभग लगभग हमें मालूम है, लगभग लगभग क्या, पूरा ही मालूम है। ठीक। एन की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी, N1 प्लस कितना हो जाएगा, N2 हो जाएगा, इनटू आर भी हमारे पास कांस्टेंट है, और ये कितना हुआ, टी।
तो देखो p की वैल्यू तो मैं लिख दिया कि ये 4.15 इंटू 10 ऑफ कौन सा हुआ 5, ठीक। और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2 इंटू 10 ऑफ -2, ठीक। उसके बाद n1 की वैल्यू अपने पास कितनी है, n1 ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अभी आप देखे हो, क्या लिखते हो, मास ऑफ गैस। तो पहला कौन सा, मास ऑफ, मैं एक को किसका एज्यूम कर लेता हूँ, हाइड्रोजन को। तो मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो m1 की वैल्यू मैं किसको एज्यूम कर लिया हूँ, मास ऑफ हाइड्रोजन को। और मेरे पास मास ऑफ m2, जिसे मैं मास ऑफ किसका कह लेता हूँ, हीलियम का। तो m1 अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर से, कैसा, मोलिकुलर मास ऑफ किसका मुझे देखना है, मास ऑफ गैस, तो किसका, हाइड्रोजन का देखना है। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 2 ही तो लिखते हो, केजी में है तो मेरे पास 2 इंटू 10 ऑफ -3 लिख दोगे, केजी में कन्वर्ट कर लोगे, क्या ही दिक्कत जाएगा, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात, देख लो यहाँ तक, ठीक। अगले स्टेप पे मेरे पास यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 2 इंटू 10 ऑफ कौन सा हो जाएगा, -3, जस्ट पिछले क्वेश्चन पे देख के फुर्सत क्यों। अगले स्टेप में कितना हो जाएगा, m2। उसके बाद हीलियम के लिए, तो हीलियम के लिए कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 ऑफ -3। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8.31। और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 320। तो देखो आप इसे सिंप्लीफाई करो, आपको आंसर लगभग लगभग दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो, देखो अगर मैं इसी चीज को अब सिंप्लीफाई करते चलूं, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो 4.15 इंटू 2, और ये 10 कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 8.3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8.3 इंटू 10 हो जाएगा। और ये जब इधर डिवीजन में आएगा तो 8.31 इंटू 320। और यहाँ से मैं अगर कॉमन लेके आया या फिर एजम्पन्स करता कॉमन ही लेके आ गया कि मेरे पास 2 इंटू 10 ऑफ -3 को अगर मैं कॉमन लेके आया, तो ये m1 प्लस ऑफ कितना हो जाएगा, m2 बाय ऑफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो ये और ये आपके पास कैंसिल, ये कंप्लीटली टर्म इससे कैंसिल। तो अगले स्टेप पे आप इसे कह सकते हो कि ये मेरे पास यहाँ पर कैंसल आउट होगा, तो 1/O कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हूँ ना, नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हूँ, जो कि 1/O कितना हो जाएगा, 160 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 बाय ऑफ कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये चीज आपके पास देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं। अब यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं। अब आपको सिर्फ एक चीज दिख रहा है कि एक इक्वेशन, सॉरी दो इक्वेशन है तो दो अननोन भी है। अगर प्रेशर के फॉर्मेट में मैं डिफाइन करता तो ये आता, और मास के फॉर्मेट में तो ये है। तो अगर आप देखो m1 प्लस m2 के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा है, तो मेरे पास एक अननोन एक इक्वेशन का फॉर्मेट में यूज कर, सॉरी दो अननोन है दो इक्वेशन है, मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। अगर अब मैं इसे सिंप्लीफाई किया तो मैं और ज्यादा इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ना, मुझे क्या ही दिक्कत है। देखो मैं इसे कितना लिख सकता हूँ यहाँ से, 2m1 प्लस m2, 2 बाय ओ 160, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 1/O 80 हो जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ पर से देख लो ये वैल्यू, अगर अब ये इक्वेशन नंबर कौन सा है मेरे पास, 3, 3 अननोन मतलब 2 अननोन 2 इक्वेशन। तो मैं अब लिखना स्टार्ट करता हूँ, अगले फॉर्मेट में बढ़ता हूँ और सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो तो मेरे पास दो इक्वेशन कौन सी थी, एक m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 10 ऑफ -2 kg, और एक जस्ट इससे पहले जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास, एक ये है, और एक 2m1 प्लस m2, 2 कितना है मेरे पास, 2m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 1/80 को मैं कितना लिख सकता हूँ, ये 10 ऑफ -1,
और 1/8 को भी आप सॉल्व कर लो। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको दो वैल्यूएशन देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पर डायरेक्टली अप्रोक्सीमेटली लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना। इसे आपको सॉल्व करना है, मैं ये सॉल्व करके लिख रहा हूँ। तो ये जो कि वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10⁻³ अप्रोक्सीमेटली आ रहा होगा, थोड़ा ऊपर नीचे राउंड ऑफ के कारण आ रहा होगा, ठीक है। एक m2 की वैल्यू है जो कि हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये लगभग लगभग कितनी देखने को मिलेगी। अच्छा, इस पे मैं कई बार ये लोग मैथमेटिकल वाले हाँ, अब ये आपके लिखने के लिए सही। ये कितना है 7.5 इंटू 10⁻³ kg। ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। ये दोनों में से कोई भी वैल्यू एकदम अपने पॉइंट पे कैसा है, परफेक्ट है। एक मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन जो देखने को मिलेगा वो 2.5 इंटू 10⁻³ kg है, और मास ऑफ जो हीलियम है वो 7.5 इंटू 10 कितना है -3 kg। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई प्रॉपर वे से। मैं आगे बढ़ूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी और भी अपने पास है, अभी तो ये जस्ट ऑफ एक ट्रेलर ऑफ सीरीज का है, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास कैसा है, यहाँ पे मैं हेडिंग डालना स्टार्ट करता हूँ। जो हमारे पास लिख रहा है क्या चीज के लिए, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन प्रेशर, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड, प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। हम लोग अभी क्या चाहते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं, किसके और किसके बीच में, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हमने ये पढ़ा है इस चैप्टर में कि गैस के जो एटम्स से मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, उनका मास है, और मास है तो एकदम कंफर्म है कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी मेरे पास, हमने नॉर्मल कंडीशन में सबसे पहले तो प्रेशर देखा था, तो प्रेशर के साथ वो काइनेटिक एनर्जी किस तरह से रिलेट है, क्योंकि उस मॉलिक्यूल्स के मोशन के कारण ही उस चेंबर के अंदर प्रेशर जनरेट हुआ, और अगर प्रेशर जनरेट हुआ है मोशंस के कारण ही, तो मोशन के कारण तो काइनेटिक एनर्जी भी है उस मास पार्टिकल के कारण। तो दोनों में अगर मुझे रिलेशन दिखाना हो तो किस तरह से देखें, तो देखो, हम प्रेशर जानते हैं कि हमारे पास जो प्रेशर देखने को मिलता है वो किस तरह से हम जानते हैं। सबसे फर्स्ट में कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो 1/3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास पर मॉलिक्यूल्स इनटू क्या लिखते हो आप यहाँ पर, V² RMS की वैल्यू यही लिखते हो, ठीक। अब अगर आप ये चीज लिखते हो तो आप ये चीज नोटिस करो कि ये P इंटू वी की जो वैल्यू है, ये P इंटू वी की वैल्यू जो है वही किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, बताओ, बोलो। देखो, अगर आप अच्छे से देखो तो यहाँ पर से, सॉरी, इसको मैं लिख दिया क्या, अगर आप देखो तो N इंटू एम आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल मास को रिप्रेजेंट करता है। क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, टोटल मास, टोटल मास ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और टोटल मास ऑफ गैस को अगर रिप्रेजेंट करता है तो आप लिख सकते हो कि पीवी इज इक्वल टू 1/3 इंटू एम इंटू V²RMS, ठीक। तो आप इसे लिख सकते हो कि पीवी इज इक्वल टू 1/3 लिखोगे, ठीक है। आप क्या करो, अगर देखो यहाँ पर आपको हाफ दिख जाए तो आपका काम होना स्टार्ट हो जाए, तो आप 2 का मल्टीप्लीकेशन और 2 का क्या कर लो, डिवीजन कर लो। तो आपके पास ये देखने को मिल जाएगा कि 1/2 MV² कौन सा हो जाएगा, RMS हो जाएगा। जहां से PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा मेरे पास। तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अभी तो ये प्रेशर इनटू कैसा है, वॉल्यूम है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं थोड़ा और ज्यादा अच्छे से लिखना चाहूँ तो
मैं इसी चीज को और भी तो चेंज कर सकता हूँ कि मेरे पास प्रेशर इनटू वॉल्यूम की जो वैल्यू होगी वो 2/3 इनटू काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। ठीक, इसी चीज को अगर मैं और ज्यादा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो मैं प्रेशर के साथ रिलेशन दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रेशर इज इक्वल टू, सॉरी, यहाँ से प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 एन इंटू एम अपॉन क्या हो जाएगा, वी, और ये वी स्क्वायर आर एम एस हो जाएगा। मास अपॉन वॉल्यूम जो है, मास अपॉन वॉल्यूम जो है, ये आपके पास क्या चीज को दिखाएगा, डेंसिटी को दिखाएगा। तो ये प्रेशर पर यूनिट ऑफ क्या दिखाएगा, वॉल्यूम दिखा देगा। ये प्रेशर ही दिखाएगा कि प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम दिखाएगा, नहीं, ये प्रेशर ही दिखाएगा। ये कुछ और नहीं दिखाने की बात कर रहा है, ठीक है, कुछ और देखने बैठ जाओ। तो प्रेशर इज इक्वल टू मेरे पास 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू रो इंटू वी स्क्वायर आर एम एस, ये चीज देखने को मिलेगा। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, ये प्रेशर की वैल्यू है। प्रेशर इज इक्वल टू कितना है, 1/3 इंटू रो इंटू वी स्क्वायर आर एम एस, ठीक है। या इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर से चाहूँ तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ कि प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 एम वी स्क्वायर आर एम एस अपॉन वी लिख सकता हूँ, ठीक। सिमिलर, इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख लो आप। इसी तरह से सिमिलरली आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी के लिए आप क्या लिखते हो बोलो, या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो जिसे मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं इसे लिखूं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, अगर मैं यहाँ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूंगा तो ये ई से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, जिसे मैं लिख सकता हूँ कितना, 1/2 एम, और ये v, और ये v स्क्वायर आर एम एस, इस तरह से लिख सकता हूं। तो आप यहाँ पर कंपेयर करो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को, अगर कंपेयर कर गए तो आपको सिर्फ ये देखने को मिलेगा कि p इज इक्वल टू 2/3 इंटू ई देखने को मिलेगा, जहां पर से ये मेरे पास क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक। तो या तो मैं इस फॉर्मेट से लिखूं या तो इस फॉर्मेट से लिखूं, बात दोनों कैसी है, मेरे पास सेम है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास यहाँ तक समझ में आई, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी के साथ, या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के साथ, ठीक है। देख लो यहाँ तक, पहले आगे बढ़ूं मैं थोड़ा सा, आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा और ज्यादा बेटर चीजें समझने की कोशिश करते हैं ना। देखो, अब नेक्स्ट हेडिंग पे चलता हूँ मैं इसके बाद, ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास कौन सी है, एवरेज ट्रांसलेशन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एवरेज, एवरेज ट्रांसलेशन, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स, पर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कितनी होगी, मतलब एवरेज ट्रांसलेशन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कितनी होगी, ये हमें कैसे पता चलेगी, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है और कौन से ट्रांसलेशन के फॉर्मेट की बात करें, ठीक है। तो हमारे पास ये मालूम है कि आइडियल गैस को हम कैसा है, एक कैसा पॉइंट पार्टिकल कंसीडर करते हैं, कैसा कंसीडर करते हैं, पॉइंट पार्टिकल कंसीडर करते हैं, जहां पे हमारे पास ये मालूम है कि नो, कैसा मेरे पास ना इंटरनल एक्साइटेशन है, ना इंटरनल कैसा है वाइब्रेशन है, ना रोटेशनल है। तो मेरे पास हम ये जानते हैं कि एक
पॉइंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कौन सा मोशन दिखाता है, ट्रांसलेशन मोशन दिखाता है। कौन सा मोशन दिखाता है, ट्रांसलेशन मोशन दिखाता है। तो ट्रांसलेशन के फॉर्मेट में अभी जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम में इंटर करेंगे तब इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन देखेंगे, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है। अभी तो हम सिर्फ ये जानते हैं कि एक पार्टिकल अगर मेरे पास पॉइंट पार्टिकल में कंसीडर किया हूँ तो सिर्फ और सिर्फ देखने में कैसा होगा, पॉइंट साइज का जो पार्टिकल देखता है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन दिखाता है। तो मैं यहाँ पर लिखते चलता हूँ कि इन आइडियल गैस the molecules in ideal gas the molecules are considered considered as as point point particle for point particle there is there is no translation ट्रांसलेशन होता है ना, देयर इज नो ट्रांसलेशन तो ही बस होगा, नो इंटरनल एक्साइटेशन नो इंटरनल एक्साइटेशन नो इंटरनल एक्साइटेशन नो वाइब्रेशन नो वाइब्रेशन एंड नो रोटेशन एंड नो रोटेशन। तो हमारे पास क्या मिलता है कि द पॉइंट पार्टिकल, आगे चल के हम इसे हटा देंगे, पॉइंट पार्टिकल से और भी बहुत कुछ कंसीडर करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि द पॉइंट पार्टिकल द पॉइंट पार्टिकल कैन हैव ओनली ओनली ट्रांसलेशनल, ठीक, मोशन, only translational motion, and thus only translational energy translational एनर्जी। ठीक है, अब इसके बाद अगर एक आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हम देखना स्टार्ट करें तो जो P की वैल्यू हम लिखते हैं वो कितना लिखते हैं, 1/3। क्या लिखते हैं मेरे पास इसके बाद, n इंटू कितना, स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर आर एम एस अपॉन ऑफ क्या लिखते हैं, टोटल वॉल्यूम लिखते हैं। ठीक, या तो फिर इसी फॉर्मेट को हम ऐसा भी इंटरचेंज कर देते हैं और इसको भी कैसा लिख देते हैं यहाँ पर से, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मेट तो ये हुआ, फर्स्ट फॉर्मेट। दूसरा, इसी को अगर मैं चाहूँ तो इसी को, या फर्स्ट फॉर्मेट इसको नहीं लिख रहा हूँ तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 1/3 कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर आर एम एस, यही लिखते हो। अब उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन से आप यही लिखते हो कि फॉर आइडियल गैस इक्वेशन आप इसी चीज को कितना लिखते हो, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन के लिए आप क्या लिखते हो, अगर मैं आइडियल गैस कंसीडर कर रहा हूं तो पीवी इज इक्वल टू कितना लिखते हो, एन आर टी। ये इक्वेशन नंबर कौन सा हुआ, सेकेंड। अगर अब मैं दोनों को कंपेयर करना स्टार्ट किया तो मुझे ये कितना हो जाएगा, अब अगले स्टेप में बताओ, 1/3 एन इंटू एम इंटू वी स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू स्मॉल एन आर टी। यही चीज आप लिखते हो, देख लो।
ठीक है। अब ये चीज आप लिखते हो, अब मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लिया, इक्वेशन नंबर इसको नहीं यूज कर रहा हूं मैं, चलो ठीक है इसको हटा दे, ठीक है, नहीं रहने दो ना कहीं काम नहीं आएगा, ठीक। अब यहां तक आप देखो तो आप इतना ही तो लिखते हो, अच्छे से देखो इतना ही लिखते हो। अगर मैं आपको ये चीज कह दिया कि आप इस पे सिर्फ क्या करो कि 1/2 का मल्टीप्लीकेशन दोनों साइड कर दो, 1/2 का मल्टीप्लीकेशन दोनों साइड कर दो, तो आप कितना देखोगे कि 1/2 का जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1/2 m इंटू वी स्क्वायर आर एम एस यही होगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3/2 यही हो जाएगा, इनटू कितना लिखोगे यहाँ पर से स्मॉल एन आर टी अपॉन कैपिटल एन हो जाएगा। अब याद करो कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अपॉन क्या डिवाइड कर दिए, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिए, तो ये क्या होता है नंबर ऑफ एवोगेड्रो नंबर के इक्वल होता है। तो आप इसे लिख सकते हो कि ये 3/2 इंटू कितना हो गया मेरे पास आर इंटू टी अपॉन कितना हो गया ये मेरे पास एन ए हो गया, यही हो गया। इसी चीज को आप ऐसा लिख रहे हो ठीक, या फिर मैं इधर लिख देता हूं कि मेरे पास एन ए की जो वैल्यू होती है वो कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन के रेशियो के इक्वल होती है, यही चीज आप लिखते हो। चलो इससे और आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं इससे और आगे बढ़ा तो मैं इसे कितना लिखूंगा बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर आर एम एस, ये सिंगल मॉलिक्यूल्स के लिए देख रहे हैं क्योंकि हमारी हेडिंग ही क्या चली थी कि एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के लिए देखना चला था, ठीक है। तो अगर यहाँ पर से मैं देख रहा हूँ तो ये कितना हो रहा है मेरे पास 3/2 था, उसके बाद कितना था आर था टी था, और इधर कितना था मेरे पास एन ए था। और आपको अच्छे से मालूम है कि R बाय एन ए की वैल्यू जो होती है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इक्वल होती है। तो आप यहां से कितना लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल 3/2 इंटू के बी इंटू कितना हो गया मुझे टी हो गया, यही चीज देखने को मिलेगी। अब अगर ये चीज देखने को मिल गई तो अब ये अभी सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल्स के लिए बात हो रही थी, किसके लिए हो रही है सिंगल मॉलिक्यूल्स के लिए। तो ये मेरे पास कौन सी है इसकी काइनेटिक एनर्जी है, या कौन सी काइनेटिक, क्योंकि ये मेरे पास आरएमएस स्पीड कह रहे हो तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहने के लिए बात कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्योंकि अगर ये के है तो के ई मैं लिख लेता हूँ इज इक्वल टू 3/2 इंटू के बी इंटू कितना है मेरे पास टी है, ठीक। और ये मेरे पास कौन सा है, अगर मैं सबसे सिंपल सा फॉर्मेट देखूं तो ये के ई जो है मेरे पास ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ठीक। अब देखो आपको मालूम है कि वीआरएमएस की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर कैसा होता है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर है। तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा है वीआरएमएस के स्क्वायर का है, और वीआरएमएस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डेंसिटी होता है, मतलब जितनी ज्यादा डेंसिटी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उतनी ही क्या होती जाएगी कम होती चली जाएगी, ठीक है। या फिर आप इस चीज को देखो, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लिया आप पर मॉलिक्यूल्स के लिए, या तो आप यहां से फाइंड कर लो या तो आप यहां से भी सेम रिलेशन देखने को पाओगे। ये वाले पॉइंट से ये 3/2 हो जाएगा, पी भी हो जाएगा, इसे एन आर टी आप लिख सकते हो, एन की वैल्यू 1 लिख लेना, ऐसा होगा क्या, नहीं, अभी और भी चीजें उस पर फिर चेंज होगी। यहाँ पे ये टोटल मास के लिए था, ठीक है, ये कौन सा मेरे पास टोटल है, मैं ये लिखते चलूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ में आया सबको, देख लो एक बार कहाँ क्वेश्चन में पहुंच गए, यहाँ तक देख लो फिर आगे बताता हूँ मैं, क्वेश्चन अभी नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ तक देखो। अब चल यहाँ तक हुआ, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो जैसे अब ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा,
ठीक है, ये क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हो। इस क्वेश्चन पे क्या क्या बोल रहा है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ हीलियम गैस fill a spherical balloon of diameter 30 centimeter at 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटीएम। ठीक, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ हीलियम गैस फिल ए स्पेरिकल बलून of diameter 30 centimeter at 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटीएम। ठीक है कि 1 एटीएम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक 30 सेंटीमीटर के बलून पे कितनी हीलियम गैस फिल कर सकते हो, ये पूछा हुआ है। ठीक, दूसरे स्टेप उसी क्वेश्चन में दूसरा क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हीलियम एटम्स। तो मतलब ऊपर का जो टेम्परेचर और प्रेशर मेरे पास गिवन है, उसी में एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम एटम कितना होगा, ये पूछा हुआ है। तीसरा क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द आरएमएस स्पीड ऑफ द हीलियम एटम्स। तो आरएमएस स्पीड कितनी होगी हीलियम एटम की, ये मुझे बताना है। ठीक है, तो चलो भाई सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम इसके सॉल्यूशन को इंटर करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ हीलियम गैस फिल ए स्पेरिकल बलून। एक स्पेरिकल बलून के अंदर कितने सारे हीलियम गैस मेरे पास भर सकते हैं। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पूछ लिया है। अब मेरे पास वहां पे वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है और प्रेशर गिवन है। तो मेरे पास अगर प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो क्या मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉरी नंबर ऑफ मोल्स निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं। और अगर नंबर ऑफ मोल्स निकल गए तो एवोगैड्रो नंबर की हेल्प से मैं क्या काउंटिंग कर सकता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी या एटम्स काउंटिंग कर सकता हूँ। एटम बोला है तो एटम ही निकलेगा। ठीक, तो देखो सबसे फर्स्ट वाले के सॉल्यूशन पे हम इंटर करते हैं, जहां पे हमें क्या मालूम हो रहा है कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी से मुझे प्रेशर गिवन है 1 एटीएम का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि 1 एटीएम का प्रेशर मैं लिख सकता हूँ कि 1.015 सॉरी 13 इंटू 10 द पावर ऑफ 5 मेरे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम है मेरे पास, वॉल्यूम में काउंटिंग करूंगा, डायमीटर स्पेरिकल बैलून बोला है, टेम्परेचर गिवन है तो उसे मैं कन्वर्ट कर लूंगा। तो देखो पहली स्टेप में जब वॉल्यूम की बात कर रहा है तो वो 4/3 इंटू पाई, आर का क्या चाहिए, उसे क्यूब चाहिए, जहां पे उसका डायमीटर हमारे पास क्वेश्चन पे कितना गिवन है, 15 सॉरी 30 गिवन है। तो 4/3 इंटू पाई, आर की वैल्यू हमारे पास 30 सेंटीमीटर, कितना है 30 सेंटीमीटर, तो मतलब 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 10 दी पावर ऑफ -2 की पावर में कितना हो गया 3, जहां से मैं इसे लिख सकता हूं कि 4/3 इंटू पाई इंटू 15 का होल स्क्वायर 225 इंटू 10 दी पावर ऑफ -6। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लो आप तो आपके पास सिंपल से आंसर देखने को मिलेगा। मैं डायरेक्टली लिखते चल रहा हूँ, 1.41 इंटू 10 दी पावर ऑफ -2 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है इसका। ठीक, प्रेशर की वैल्यू मालूम है मेरे पास, टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, तो इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये 20 प्लस ऑफ 273, मतलब ये कितना हो जाएगा 293 केल्विन का प्रेशर सॉरी टेम्परेचर हो जाएगा। बस वैल्यू उठाओ और पुट करना स्टार्ट करो, तो स्मॉल एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, पीवी बाय ऑफ कौन सा हो जाएगा, आरटी हो जाएगा। प्रेशर की जो वैल्यू है वो कितना है मेरे पास 1.013 इंटू 10 दी पावर ऑफ कौन सा है 5 इंटू मेरे पास वॉल्यूम की वैल्यू है 1.41 इंटू 10 दी पावर ऑफ -2 है। ठीक, ये वॉल्यूम की वैल्यू है। आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8.31 है इंटू टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 293 है। तो यहाँ पर से जब n को आप सॉल्व करोगे तो आप कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड करो, आप सॉल्व करो तो आपको मिलेगा ये कितना 0.588 मोल, यही आंसर मिलेगा। आप सॉल्व करो और बताओ मुझे। देखो मैं तो डायरेक्टली सॉल्व करके बैठा हूँ तो उसी के हिसाब से उसकी वैल्यू पुट कर, आप इसको सॉल्व करो और बताओ, यही होगा। चलो अब अगर ये पूछा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम गैस पूछ लिया है, नंबर हाउ मेनी एटम्स पूछा है, तो मेरे पास
एटम्स की वैल्यू चाहिए उसे, तो एटम्स की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो n की वैल्यू के लिए मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा, स्मॉल n इंटू एवोगैड्रो नंबर से डायरेक्टली क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.588 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6.023 इंटू 10 किससे, 23 से। और जैसे इसे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू जो मेरे पास निकल के आएगी ये 3.54 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये कैपिटल एन की वैल्यू इतनी हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। इतने नंबर्स ऑफ एटम है, ये फर्स्ट हुआ। उसके बाद सेकेंड नंबर पे मेरे पास क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम एटम। अब आरएमएस स्पीड हो तब तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी काउंटिंग करें, याद करो। या तो काइनेटिक एनर्जी के लिए जस्ट अभी आप पीछे लिख के बैठे हो कि काइनेटिक एनर्जी मेरे पास है, व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया है, तो आप क्या लिखते हो, 3/2 इंटू के बी इंटू क्या लिखते हो, टी लिखते हो। टेम्परेचर आपके पास है, आपकी वैल्यू यहाँ पर काम कर जाएगी, तो 3.2 बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 इंटू 10 की पावर ऑफ -23, यही होता है। 8.3 को क्या होता है, 8.31 को डिवाइडेड बाय क्या करते हो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर, सॉरी डिवाइड कर देते हो। तो 8.31 डिवाइडेड बाय 6.023 1.38 हो गया, और 10 की पावर ऑफ 23 जो डिनोमिनेटर का वो ऊपर आया तो 10 की पावर ऑफ -23 हो गया, ठीक। इंटू 293, इसे आप सॉल्व करो तो आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 6.07 इंटू 10 की पावर ऑफ -21 जूल हो जाएगा। ये वैल्यू ऑफ बी की, ठीक। उसके बाद व्हाट इज द आरएमएस स्पीड ऑफ द हीलियम एटम। आरएमएस स्पीड पूछ लिया, क्या पूछ लिया, आरएमएस स्पीड पूछ लिया। तो अब आपको यहाँ पर से समस्या आना स्टार्ट हो, काइनेटिक एनर्जी है आपके पास, आपको आरएमएस स्पीड पूछ लिया है। तो अगर आरएमएस स्पीड पूछ लिया तो आपका काम बन सकता है, अभी भी बन सकता है, के की वैल्यू है, आपको आरएमएस स्पीड पूछा हुआ है। तो आप देखो थर्ड स्टेप में अगर आपको आरएमएस स्पीड पूछा है तो के की वैल्यू आप क्या लिखते हो, आप स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर आर एम एस, यही लिखते हो। जहां से वी आर एम एस की वैल्यू आप कितना लिखोगे, बोलो, स्क्वायर रूट 2 k/ऑफ कितना हो जाएगा, स्मॉल एम हो जाएगा। और स्मॉल एम की वैल्यू कितनी होगी, बोलो, ये मास ऑफ किसका है, मास ऑफ एक मॉलिक्यूल्स का है। तो अगर एक मॉलिक्यूल्स का मास है तो मैं उसके टोटल मास को, किसको, टोटल मास को किससे डिवाइड कर दूंगा, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा, एक मोल के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए है, ठीक है। तो देखो स्मॉल एम की वैल्यू आ जाएगी, कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो चल अगले में मैं चलता हूँ। तो जहां पर से स्मॉल एम की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या चाहिए, द मास ऑफ हीलियम, द मास ऑफ हीलियम एटम, ठीक। अगर हीलियम एटम का मास चाहिए तो क्या करेंगे, हम उसके टोटल ऑफ मास नंबर से एवोगैड्रो नंबर को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो गया, 4.0, जीरो के आसपास होता है, या हीलियम के लिए डायरेक्टली 4 पॉइंट लिख लो। 4 पॉइंट डिवाइडेड बाय ऑफ कितना हो गया, 6.023 इंटू 10 की पावर ऑफ कितना हो गया, 23 हो गया। और जैसे इसे डिवाइड करोगे तो ये आंसर लगभग लगभग 6.65 इंटू 10 की पावर ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 27 ग्राम हो जाएगा। एक्चुअल में ये ग्राम में ही होता है, ये आंसर जो आ रहा होता है ये ग्राम में हो रहा होता है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 24 ग्राम हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है मेरे पास, ग्राम पर मोल हो जाता है। और ये क्या हो जाता है, पर मोलिक्यूल्स के लिए होता है, मोलिक्यूल्स पर मोल हो जाता है, या इसी को आप पर मोल भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा काउंटिंग करते हैं, तो जब इसे आप ग्राम में लिखते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 6.65 इंटू 10 की पावर ऑफ -27 kg हो जाएगा। जहां से
वी आर एम एस की वैल्यू जो देखने को मिलेगी वो कितनी देखने को मिलेगी यहाँ पर से 2k/, क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अगले स्टेप में मेरे पास 2 और k की वैल्यू 6.07, काइनेटिक एनर्जी जस्ट हमने पीछे काउंटिंग करके रखी है। 6.07 कुछ था, कितना था, 6.07 इंटू 10⁻⁻21, 6.07 इंटू 10⁻⁻21, और ये वैल्यू हो गई 6.65 इंटू 10⁻⁻27। तो जहां से वी आर एम एस की वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग के आसपास मिलना चाहिए, 1.4 के आसपास, 1 नहीं, 1.4 से थोड़ा सा कम लिखा होगा ना मेरे पास। रुको कैलकुलेट कर देता हूँ। तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 1.35 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, चलो अभी इस पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं, अगले पार्ट में थोड़ा सा और चीजें देखेंगे, है ना, और डेप्थ पे जाएंगे चीजें, और चैप्टर को आखिरी की डायरेक्शन पे लेके चलेंगे। ठीक है, अभी इसके बाद मैक्सवेल लॉ देखना स्टार्ट करेंगे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड के लिए। ठीक है, और एक मीन फ्री पाथ देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद लगभग लगभग फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इंटर करेंगे, वो अलग पार्ट रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब टोटल मिला के अभी मान के चलो 3-4 पार्ट और आने चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ तक के लिए यहीं पर रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।